ईरान में जगह जगह पर प्रोटेस्ट हो रहे हैं और खामेनी की तस्वीरों को जलाया जा रहा है और यह प्रोटेस्ट लगातार बढ़ता जा रहा है। ईरान के 50 से भी ज्यादा शहरों में प्रोटेस्ट फैल चुका है। सबसे पहले यह प्रोटेस्ट 28 दिसंबर 2025 को तेहरान के ग्रैंड बाजार से शुरू हुआ, जो ईरान का सबसे बड़ा बाजार है। दुकानदार और व्यापारी ने इसको अंजाम दिया। आखिर इन सबके पीछे रीजन क्या है? क्या आपने कभी सोचा है कि एक देश रातों रात गरीब होने लगता है? ऐसा कैसे हो सकता है? कल तक जो पेट्रोल सस्ता था, आज वही पेट्रोल लोगों की पहुंच से बाहर है। क्या अचानक दूध, दवाई, सब्जी जैसे सब कुछ महंगा हो जाता है? क्या किसी देश की इकोनॉमी सिर्फ बम और गोलियों से ही तबाह होती है, या फिर बिना वॉर के भी एक देश को भी अंदर से तोड़ा जा सकता है? जब किसी देश पर सैंक्शंस लगते हैं तो क्या सिर्फ सरकार को नुकसान होता है, या सबसे पहले मार पड़ती है आम जनता पर? जब अमेरिका किसी देश की सत्ता से खुश नहीं होता है तो क्या सीधा हमला करता है, या पहले उसकी इकोनॉमी को घुटनों पर लाता है? तो असली सवाल यह है, क्या आज की दुनिया में जंग टैंकों से नहीं बल्कि सैंक्शंस, डॉलर और महंगाई से लड़ी जाती है? और इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल ईरान है। सच्चाई क्या है, आइए जानते हैं आज की इस वीडियो में। इस वीडियो में जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो है सैंक्शंस, क्योंकि आज जो ईरान की हालत है वो सबसे बड़ी वजह है उसकी सैंक्शंस। सैंक्शंस का सीधा मतलब होता है किसी देश को सजा देना बिना सीधा वॉर किए, यानी टैंक, मिसाइल या सेना भेजने के बजाय उस देश की इकोनॉमी को धीरे धीरे घुटनों पर लाने की रणनीति। जब कोई देश अंतरराष्ट्रीय नियमों को तोड़ता है या बड़ी ताकतों को लगता है कि यह देश उनके लिए खतरा बन सकता है तो सैंक्शंस लगाए जाते हैं। सैंक्शंस आमतौर पर तब लगाए जाते हैं जब किसी देश पर आरोप होता है कि वो न्यूक्लियर हथियार बना रहा है, आतंकवादी संगठनों को सपोर्ट कर रहा है, मानव अधिकारों का उल्लंघन कर रहा है, या फिर अंतरराष्ट्रीय कानूनों को नहीं मान रहा। ईरान के केस में मुख्य वजह यही रही है कि पश्चिमी देशों, खासकर अमेरिका को डर रहा है कि ईरान का न्यूक्लियर प्रोग्राम कहीं परमाणु हथियारों तक ना पहुंच जाए। इसके अलावा ईरान का मिडिल ईस्ट में बढ़ता असर और कुछ हथियारबंद गुटों को समर्थन भी एक बड़ी वजह बना। अब सैंक्शंस दिखने में सिर्फ कागजी फैसले लगते हैं, लेकिन असल में ये सीधे आम आदमी की जिंदगी पर हमला करते हैं। सैंक्शंस लगते ही सबसे पहले उस देश को कहा जाता है कि तुम अपना तेल या सामान दुनिया को खुलकर नहीं बेच सकते। ईरान के साथ भी यही हुआ, जबकि ईरान की अर्थव्यवस्था का बड़ा हिस्सा तेल पर टिका है। सैंक्शंस के बाद वो तेल बेच तो सकता है, लेकिन चोरी छिपे, सस्ते दामों पर और बिना पैसे सही तरीके से पाए। इसके बाद दूसरा बड़ा वार होता है बैंकिंग सिस्टम पर। ईरान को अंतरराष्ट्रीय बैंकिंग नेटवर्क से लगभग काट दिया गया। इसका मतलब यह है कि अगर कोई भी देश ईरान से सामान खरीदना भी चाहे तो पैसा भेजना बहुत मुश्किल हो जाता है। डॉलर, यूरो जैसी मजबूत करेंसी ईरान तक पहुंच ही नहीं पाती। अब जब इस देश में विदेशी पैसा आएगा ही नहीं तो सरकार के पास खर्च चलाने के लिए क्या बचेगा? जवाब है नोट छापना, और यहीं से पूरी तबाही शुरू होती है। जैसे ही सरकार ज्यादा पैसा छापती है, महंगाई बढ़ती है। जब महंगाई बढ़ती है तो लोगों का अपनी ही करेंसी पर भरोसा टूटने लगता है। लोग रियाल को बेचकर डॉलर या सोना खरीदने लगते हैं। इससे रियाल और गिरता है, और जब करेंसी गिरती है तो इंपोर्ट महंगे हो जाते हैं। खाना, दवा, पेट्रोल, सब कुछ। यानी सैंक्शंस कागज पर सरकार को सजा देने के लिए लगाए जाते हैं, लेकिन असल सजा आम जनता को मिलती है। सैंक्शंस सिर्फ आर्थिक नहीं होते, ये मनोवैज्ञानिक हथियार भी होते हैं। निवेशक ऐसे देश से दूर भागते हैं जहां हर वक्त डर हो कि कल और सख्ती आ जाएगी। विदेशी कंपनियां निकल जाती हैं, नई फैक्ट्रियां नहीं लगती, नौकरियां खत्म होने लगती है और बेरोजगारी बढ़ती है। गुस्सा बढ़ता है और फिर वही गुस्सा सड़कों पर विरोध प्रदर्शन बनकर निकलता है, जैसे ईरान में हम देख रहे हैं। अब सवाल आता है कि सैंक्शंस कब हटते हैं? सैंक्शंस तभी हटते हैं जब वो देश या तो अपनी नीतियां बदल ले, समझौता कर ले, या बड़ी ताकतों की शर्तें मान ले। ईरान के साथ भी यही खेल चल रहा है। कभी बातचीत होती है, कभी थोड़ी राहत मिलती है, फिर तनाव बढ़ता है और सैंक्शंस और सख्त हो जाते हैं। इस अनिश्चितता ने ईरान की इकोनॉमी को अंदर से खोखला कर दिया।
ईरान में आज जो सबसे बड़ा सवाल लोगों को परेशान कर रहा है वो है महंगाई, यानी रोजमर्रा की जिंदगी को हर जरूरी चीज, आटा, सब्जी, तेल, पेट्रोल, गैस, किराया, सब कुछ हर दिन महंगा होता जा रहा है। हालात इतने बिगड़ चुके हैं कि दिसंबर 2025 तक ईरान की महंगाई दर करीब 52.6% तक पहुंच गई, जबकि पूरे साल यानी 2025 में औसतन महंगाई 42% रही थी। इससे पहले 2024 में हालात अच्छे नहीं थे, तब भी महंगाई लगभग 33% थी, यानी सिर्फ एक साल में लोगों के खर्च लगभग 2 गुना हो गए। जिस देश में लोगों की आमदनी उतनी नहीं बढ़ रही जितना उनका खर्च हो रहा है, तो जाहिर सी बात है लोग कैसे सरवाइव करेंगे। इस महंगाई की सबसे बड़ी वजह है पश्चिमी देश, खासकर अमेरिका और उसके सहयोगियों द्वारा लगाए गए सैंक्शंस। ईरान पर यह पाबंदियां उसके न्यूक्लियर प्रोग्राम और क्षेत्रीय गतिविधियों की वजह से लगी हुई। इन सैंक्शंस का सबसे बड़ा असर ईरान के तेल कारोबार पर पड़ा है। ईरान की अर्थव्यवस्था का करीब 80% निर्यात तेल पर डिपेंड है, लेकिन प्रतिबंधों के कारण ईरान ना तो खुलकर तेल बेच पा रहा है और ना ही अंतरराष्ट्रीय बैंकिंग सिस्टम का सही तरीके से इस्तेमाल कर पा रहा है, और इसकी वजह से देश में डॉलर और विदेशी मुद्रा का आना बहुत कम हो गया है। 2025 के आखिर में जब इजराइल के साथ लगभग 12 दिन का तनाव और सैन्य टकराव चला, तब हालात और खराब हो गए। तेल प्रोडक्शन और खपत दोनों गिरे, सरकार की कमाई और घट गई। वर्ल्ड बैंक ने भी अंदाजा लगाया कि 2025 में ईरान की इकोनॉमी बढ़ा सिर्फ 0.7% के आसपास रहेगी। जब कमाई घटती है और खर्च चलता रहता है तो सरकार के पास एक ही रास्ता बचता है, पैसा छापना। और यहीं से एक रीजन और सामने आता है, ईरान की सरकार लंबे समय से अपनी आमदनी से ज्यादा खर्च करती आ रही है। टैक्स से और तेल से जो पैसा आता है वो सरकारी खर्चों, सब्सिडी और वॉर और प्रशासन चलाने के लिए काफी नहीं होता। इस घाटे को पूरा करने के लिए सरकार या तो सेंट्रल बैंक से उधार लेती है या फिर सीधे नए नोट छापती है। अर्थशास्त्र में इसे फिस्कल डोमिनेंस कहा जाता है, यानी खराब बजट मैनेजमेंट सीधा महंगाई को जन्म देता है। 2025 और 26 के बजट में भी ईरान का घाटा काफी बड़ा बताया जा रहा है, जिसमें वॉर से जुड़े खर्च, पेट्रोल और बिजली और खाने पीने की चीजों पर दी जाने वाली भारी सब्सिडी शामिल है। ऊपर से सरकार टैक्स बढ़ाने की भी मांग कर रही है, जिसका सीधा असर आम जनता की जेब पर पड़ेगा और महंगाई का दबाव और बढ़ेगा। इन सब के बीच वॉर और सप्लाई चेन की समस्याओं ने आग में घी डालने का काम किया है। ईरान कई जरूरी चीजों जैसे खाना और मशीनरी बाहर से आता है। जब वॉर और तनाव की वजह से व्यापारिक रास्ते बाधित होते हैं, यानी बंद हो जाते हैं, तो सामान की कमी हो जाती है और जो सामान आता भी है वो महंगा पड़ता है। इसके साथ साथ ईरान में भ्रष्टाचार, इस तरह से ईरान आज एक खतरनाक चक्र में फंसा हुआ है। सैंक्शंस की वजह से कम कमाई की वजह से बजट घाटा पूरा करने के लिए पैसा छापना और ज्यादा पैसा छपते ही बाजार में कीमतों का बेकाबू हो जाना। सरकार कभी कीमतों पर कंट्रोल लगाने की कोशिश करती है, कभी सब्सिडी देती है, लेकिन जानकारों का मानना है कि जब तक सैंक्शंस में राहत नहीं मिलती और अंदरूनी आर्थिक सुधार नहीं होते हैं, तब तक ईरान में महंगाई और जनता का गुस्सा दोनों यूं ही बढ़ते रहे। अब एक सवाल आता है कि ईरान की करेंसी यानी ईरानी रियाल इतनी तेजी से क्यों गिर रही है? तो इसकी शुरुआत एक डरावने आंकड़े से करते हैं। 2026 की शुरुआत तक ईरान का रियाल अपने इतिहास के सबसे निचले लेवल पर पहुंच चुका है। करीब 14,70,000 रियाल में एक अमेरिकी डॉलर। सिर्फ कुछ महीने पहले 2025 के आखिर में यही रेट करीब 12,50,000 रियाल था। तुलना के लिए सोचिए, 2018 में $1 सिर्फ 1 लाख रियाल में मिल जाता था, यानी कुछ ही सालों में रियाल की कीमत लगभग 14 गुना गिर चुकी है। जब किसी देश की करेंसी इतनी तेज कमजोर होती है तो इसका सीधा मतलब होता है कि उस देश के लोगों के लिए बाहर से आने वाली हर चीज, खाना, दवा, मशीन, कच्चा माल, सब कुछ बहुत महंगा हो जाता है। इस गिरावट की सबसे बड़ी वजह वही है जो महंगाई की जड़ में भी है, अंतरराष्ट्रीय प्रतिबंध यानी सैंक्शंस, जो अमेरिका और उसके सहयोगियों द्वारा लगाए गए। सैंक्शंस ने ईरान को डॉलर कमाने से लगभग रोक दिया है। तेल बेचकर वो विदेशी मुद्रा आती थी, उस पर भारी रोक है और अंतरराष्ट्रीय बैंकिंग सिस्टम से ईरान लगभग कटा हुआ है। अब यही महंगाई और करेंसी गिरावट एक दूसरे को और तेज करती है। जब महंगाई 50% से ऊपर पहुंच जाती है तो लोगों का रियाल पर से भरोसा उठ जाता है। हर दिन रियाल की कीमत गिरती है, देखकर लोग सोचते हैं कि आज नहीं बदला तो कल और नुकसान होगा। 2026 के बजट में सरकार के टैक्स बढ़ाने के संकेत जैसे ही सामने आए, बाजार और घबरा गया और रियाल की गिरावट और तेज हो गई। जब कीमतें बेकाबू होती हैं तो रियाल सिर्फ कागज पर बनकर रह जाता है।
इस पूरी स्थिति को और बिगाड़ा 2025 में इजराइल के साथ हुआ सैन्य टकराव और क्षेत्रीय तनाव ने। युद्ध और तनाव का मतलब होता है कि तेल निर्यात पर असर, विदेशी निवेशकों का भरोसा खत्म होना और देश से पूंजी का बाहर भागना। कोई भी विदेशी निवेशक ऐसे माहौल में पैसा नहीं लगाना चाहता। ऊपर से वॉर के खर्च ने सरकार के बजट घाटे को और बढ़ा दिया। घाटा पूरा करने के लिए सरकार ने फिर वही रास्ता अपनाया, उधार लेना और पैसा छापना, जिससे रियाल की कीमत और कमजोर होती चली गई। इसके साथ साथ ईरान की अंदरूनी नीतियां भी हालात को खराब कर रही है। सरकार ने रियाल को पूरी तरह खुला छोड़ने की बजाय अलग अलग रेट बनाए रखे, जिससे ब्लैक मार्केट पैदा हो गया। असली रेट और सरकारी रेट में बड़ा फर्क है और बाजार उसी असली रेट को मानता है। दिसंबर 2025 में जब रियाल तेजी से गिरा तो देश के कई हिस्सों में लोग सड़कों पर उतर आए। विरोध प्रदर्शन और सामाजिक अनस्टेबिलिटी ने लोगों के डर को और बढ़ा दिया। लोग और ज्यादा डॉलर जमा करने लगे, जिससे बाजार में रियाल की बाढ़ आ गई और उसकी कीमत और गिर गई। तो पूरा खेल मांग और सप्लाई का है। बाजार में डॉलर बहुत कम है, लेकिन सरकार लगातार रियाल छाप रही है। ज्यादा रियाल कम डॉलर, तो रियाल की कीमत गिरना तय है। राजनीतिक लेवल पर जब तक सैंक्शंस में राहत नहीं मिलती, तब तक ईरान के पास विदेशी मुद्रा बढ़ाने का कोई आसान रास्ता नहीं। और सामाजिक लेवल पर इस गिरावट ने लोगों में हाइपर इन्फ्लेशन का डर पैदा कर दिया, यानी ऐसा हालात जहां कीमतें पूरी तरह कंट्रोल से बाहर चली गई। इस तरह ईरान की करेंसी सिर्फ इकोनॉमिक वजह से नहीं, बल्कि राजनीतिक फैसलों, वॉर, सैंक्शंस, गलत नीतियां और जनता के डर सबके मिले जुले असर से टूट रही है। जब तक ये सारी चीजें एक साथ नहीं सुधरती, तब तक रियाल का गिरना रुकना बेहद मुश्किल नजर आता है। अब ये समझिए कि किसी भी देश की करेंसी आखिर गिरती क्यों है, चाहे वो ईरान हो, भारत हो, तुर्की हो या कोई और देश। करेंसी डिप्रिसिएशन का मतलब होता है कि किसी देश का पैसा, जैसे रुपया या रियाल, दूसरी मजबूत करेंसी जैसे डॉलर के मुकाबले कमजोर हो जाना। ये हमेशा अचानक ही हो ऐसा जरूरी नहीं है। कई बार ये धीरे धीरे सालों में होता है और कई बार किसी बड़े झटके में। लेकिन इसके पीछे का खेल लगभग देश में एक सा ही होता है, मांग, सप्लाई और भरोसे का खेल। सबसे पहला और सबसे आम कारण होता है महंगाई। अगर किसी देश में कीमतें बाकी देशों की तुलना में तेजी से बढ़ रही हैं, तो उस देश की करेंसी की ताकत अपने आप घट जाती है, क्योंकि महंगाई का मतलब है कि आपका पैसा अंदर ही कम चीजें खरीद पा रहा है, तो बाहर की दुनिया में उसकी वैल्यू कैसे बनी रहेगी। इसका एक साफ उदाहरण है तुर्की, जहां 2022 में महंगाई करीब 85% तक पहुंच गई थी और उसी समय तुर्की की लीरा बुरी तरह टूट गई। भारत में भी ऐसा असर दिखता है। 2022 में जब भारत की महंगाई लगभग 7% थी और अमेरिका से ज्यादा थी, तब रुपए पर दबाव आया और इंपोर्ट महंगे हो गए। यानी महंगाई सीधा आपकी करेंसी को कमजोर करती है। दूसरा बड़ा कारण होता है ब्याज दरें, यानी इंटरेस्ट रेट। जब किसी देश का सेंट्रल बैंक ब्याज दरें कम रखता है, तो वहां इन्वेस्टमेंट करने वालों को कम रिटर्न मिलता है। ऐसे में विदेशी निवेशक अपना पैसा निकालकर उन देशों में ले जाते हैं जहां उन्हें ज्यादा ब्याज मिल रहा हो। इससे उस देश की करेंसी की मांग घट जाती है। एग्जाम्पल के तौर पर 2024 में अमेरिका के फेडरल रिजर्व ने ब्याज दरें घटाई, तो कुछ समय के लिए डॉलर भी कमजोर हुआ था। और इसी तरह से अगर भारत में आरबीआई ब्याज दरें कम रखे और उसी समय अमेरिका दरें बढ़ा दे, तो पैसा भारत से बाहर जाने लगेगा और रुपया गिरने लगेगा। और तीसरा बड़ा कारण होता है ट्रेड डेफिसिट, यानी जब कोई देश जितना एक्सपोर्ट करता है उससे कहीं ज्यादा इंपोर्ट करता है। इंपोर्ट करने के लिए विदेशी मुद्रा चाहिए, जैसे डॉलर। जब डॉलर की मांग ज्यादा होती है और आपकी करेंसी की सप्लाई बढ़ती है, तो आपकी करेंसी कमजोर होती है। भारत इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल है, क्योंकि भारत अपनी जरूरत का लगभग 85% तेल बाहर से खरीदता है। 2023 और 24 में भारत का ट्रेड डेफिसिट करीब 250 अरब डॉलर तक पहुंच गया है और उसी दबाव में रुपया 83 रुपए प्रति डॉलर तक चला गया है। और किसी भी देश की करेंसी यूं ही नहीं गिरती। सच ये है कि किसी भी करेंसी की हालत अचानक एक दिन में नहीं बिगड़ती, बल्कि जब लगातार निगेटिव चेंजेस, सकारात्मक चीजों पर भारी पड़ने लगते हैं, तब करेंसी टूटने लगती है। जैसे कि वॉर, बड़ा आतंकी हमला या कोई नेचुरल डिजास्टर या फिर शेयर बाजार में भारी गिरावट। अब आखिरी और सबसे जरूरी सवाल जो ईरान में हो रही है, उसका भी कनेक्शन करेंसी से है। जब किसी भी देश की करेंसी गिरती है, तो उसका असर आखिर किस किस पर पड़ता है। सच ये है कि करेंसी डिप्रिसिएशन पूरी तरह ना अच्छा होता है, ना पूरी तरह बुरा। इसका असर सरकार से लेकर उद्योग,
बैंक और आम आदमी तक सब पर पड़ता है। अगर करेंसी कंट्रोल में और धीरे धीरे कमजोर होती है तो इसके कुछ फायदे भी सामने आते हैं। सबसे पहला फायदा होता है एक्सपोर्ट को होता है। जब किसी देश की करेंसी गिरती है तो उसका सामान विदेशियों के लिए सस्ता हो जाता है। इससे बाहर के देशों में उस देश की चीजें की मांग बढ़ती है। भारत इसका एक अच्छा एग्जाम्पल है। 2022 में जब रुपये में गिरावट आई तो भारत के आईटी और फार्मा सेक्टर के एक्सपोर्ट करीब 15% तक बढ़ गए। लंबे समय में इससे ट्रेड बैलेंसर सुधर सकता है क्योंकि एक्सपोर्ट बढ़ते हैं और देश में पैसा आता है। इसी वजह से कमजोर करेंसी विदेशी टूरिस्ट और इन्वेस्टर्स को भी आकर्षित करती है। विदेशियों के लिए उस देश में घूमना, होटल लेना, इन्वेस्ट करना सस्ता हो जाता है। अगर हालात स्टेबल हो और गिरावट बहुत तेज ना हो तो इससे इकोनॉमी में हलचल आती है, कंपनियों को फंडिंग मिलती है और ग्रोथ को सपोर्ट मिलता है। कई मामलों में इन्वेस्टर्स मुद्रा में उधार लेना भी आसान लगता है। इतिहास में देखें तो 2008 के बाद डॉलर की कमजोरी ने अमेरिका की रिकवरी में भी मदद की थी क्योंकि उनके एक्सपोर्ट को बढ़ावा मिला। इन सब के कारण अगर सब कुछ संतुलन में रहे तो करेंसी डिप्रिसिएशन देश की जीडीपी को भी सहारा दे सकती है। जब एक्सपोर्ट इंपोर्ट से ज्यादा बढ़ते हैं तो नेट एक्सपोर्टर्स बढ़ता है और जीडीपी में पॉजिटिव योगदान देता है। लेकिन कहानी का दूसरा पहलू इससे कहीं ज्यादा दर्दनाक भी हो सकता है। जैसे ही करेंसी गिरती है सबसे पहला झटका महंगाई को लगता है। बाहर से आने वाली हर चीज, तेल, गैस, इलेक्ट्रॉनिक्स, दवाइयां, सब कुछ महंगा हो जाता है। यही वजह है कि ईरान जैसे देशों में करेंसी गिरने के बाद खाने पीने की चीजों की कीमतें तेजी से बढ़ गई। भारत में भी रुपये के गिरते ही तेल का बिल बढ़ जाता है और उसका असर सीधा आम आदमी तक पहुंचता है। दूसरा बड़ा नुकसान उन कंपनियों और सरकारों को होता है जिन्होंने विदेश में कर्ज लिया होता है। जब करेंसी कमजोर होती है तो विदेशी कर्ज चुकाना महंगा पड़ता है। भारत के मामलों में रुपये के गिरते ही तेल और दूसरी जरूरी इंपोर्ट्स पर खर्च बढ़ जाता है। यानी जो फायदा एक्सपोर्ट को मिलता है उसका बोझ इंपोर्ट करने वालों पर पड़ता है। इसका सबसे सीधा असर आम आदमी की खरीदने की ताकत पर पड़ता है। लोगों की बचत की वैल्यू घट जाती है। विदेश में पढ़ाई, इलाज या कोई भी इंपोर्ट चीज आम आदमी की पहुंच से बाहर होने लगती है। इससे गरीबी बढ़ती है और गुस्सा भी। ईरान में जो विरोध प्रदर्शन हुए उनकी एक बड़ी वजह यही थी कि करेंसी गिरने के साथ साथ लोगों की जिंदगी और मुश्किल हो गई। और इसी तरह से बैंकिंग सिस्टम भी इससे अछूता नहीं रहता। जिन बैंकों में ऊपर विदेशी कर्ज होता है उन्हें नुकसान होता है क्योंकि उनकी देनदारी महंगी हो जाती है। वही जिन बैंकों या कंपनियों के पास विदेशी करेंसी में असेट्स होते हैं उन्हें कुछ फायदे भी हो सकते हैं। लेकिन अगर गिरावट बहुत तेज हो और बेकाबू हो तो पूरा फाइनेंशियल सिस्टम दबाव में आ सकता है और इसकी वजह से देश की जीडीपी भी गिर सकती है। वीडियो इंफॉर्मेटिव लगा हो तो वीडियो को लाइक करें और शेयर करें।